स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सौरभ्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज के क्लास में हम लोग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो टॉप 14 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसी को लेके थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइलाइट्स दिया गया है स्टडी मटेरियल्स में। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है लो लेवल ऑफ इनकम। ओके, Before moving over to the characteristics, let me tell you कि underdeveloped country क्या होता है। Underdeveloped country वो होता है जहाँ पे resources को properly utilize नहीं किया गया है, या फिर ऐसे resources है जिसका अभी तक fuller utilization possible नहीं हुआ है या फिर possible किया नहीं गया है। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो करते हैं कि एक कंट्री डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप्ड है। तो हाइलाइट्स का जो कॉलम है यहाँ पे दिखाया गया है कि नंबर 1 दिया गया है, देखिए, लो लेवल ऑफ इनकम। तो जिस कंट्री में हर एक का इनकम लेवल बहुत ही लो होता है कंपेयर टू द कंट्रीज वेयर इनकम लेवल बहुत ही हाई है, तो उसको अंडर डेवलप्ड कंट्री का कैरेक्टरिस्टिक माना जा सकता है। दूसरा, नंबर 2 दिया गया है मास पॉवर्टी, मतलब more than 90% of the people you can consider are like below the poverty line, and only the 10% are earning well enough to secure all their basic necessities of life. Okay, नंबर 2 देखिए, मास पॉवर्टी है, मतलब बहुत ज्यादा पॉवर्टी है। नंबर 3 दिया गया है लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कैपिटल अमाउंट नहीं रिजर्व हो रहा है ताकि उस कैपिटल अमाउंट को यूटिलाइज करके ग्रोथ लाया जा सके कंट्री में, वो फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। नेक्स्ट है हेवी पॉपुलेशन प्रेशर। सी नंबर 4 इट्स गिवन हेवी पॉपुलेशन प्रेशर। तो पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर्स बढ़ रहा है और उसका प्रेशर रिसोर्सेज पे पड़ रहा है, रिसोर्सेज कम होता जा रहा है और पॉपुलेशन इंक्रीज होता जा रहा है। तो हेड्स आर इंक्रीजिंग व्हाइल प्रोडक्शन इज गोइंग डाउन। नंबर 5 इट्स गिवन एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं एग्रीकल्चर के, उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ द लेटेस्ट टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो ये एक प्रॉब्लम है एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस का। नंबर 6 में दिया गया है, देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। तो एक कंट्री तभी अंडर डेवलप्ड होता है जब उनके जो रेसिडेंट्स हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, उन लोगों को ठीक से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ से ही यू कैन एज्यूम दैट an underdeveloped country has no chance of giving jobs to all the people or the population, which is day by day increasing, and therefore either people are on the streets, they are like below the poverty line, they cannot fulfill all the basic necessities of life. नंबर 7 है अनएक्सप्लॉयड नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर्स। तो ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने जब डिस्कशन स्टार्ट किए थे तब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिए थे कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का, वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया जाता था, और या फिर उस पता ही नहीं था कि किस तरह से फुल्ली यूटिलाइज करना है। तो इसीलिए अनएक्सप्लॉइटेड रह गया है नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है, मतलब यूज ही नहीं किया गया है, एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है। इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ का जैसा था वैसा ही है, किसी को पता ही नहीं है कि फुलर यूटिलाइजेशन या फिर फुलर एलोकेशन कैसे किया जा सकता है इन नेचुरल रिसोर्सेज का। चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं अबाउट कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, दैट इज लो लेवल ऑफ इनकम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर मेंटेनिंग अ वेरी लो लेवल ऑफ इनकम इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज।
the per capita income of these groups of countries are extremely low if we compare it with that of the developed countries. Moreover, inequality in the distribution of income along with this low level of income worsens the situation in these economies to a disastrous level. तो बेसिकली यहाँ पे इतना ही बताया जा रहा है कि लो लेवल ऑफ इनकम एक कैरेक्टरिस्टिक है, जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का। यहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इतना कम है कि लोगों को ठीक से नौकरी नहीं मिल रहा है, और एज अ रिजल्ट देयर इज़ एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ इनकम। जब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है तो इनकम कहाँ से मिलेगा? तो डेवलप्ड कंट्रीज के साथ अगर कंपेयर करेंगे, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ इनकम होता है, और ये लो लेवल ऑफ इनकम पॉवर्टी को या फिर जो भी अदर प्रॉब्लम्स है उसको और भी वर्सन कर देता है, मतलब सिचुएशन को और भी ज़्यादा टफ बना देता है, एंड इट लीड्स टू अ डिजास्ट्रस लेवल। Okay, moving over to characteristic number 2, that is mass poverty. अभी mass poverty के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कशन करे थे कि mass poverty का मतलब है ज्यादातर लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन में हैं या फिर एकदम पॉवर्टी लाइन के बीचों बीच है। तो ज्यादातर लोग ही अपने बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर पाते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। Please do follow the text. Existence of chronic mass poverty is another characteristic of underdeveloped economies. This problem of poverty arises not due to any temporary economic maladjustment, but arises mainly due to the existence of orthodox methods of production and social institutions. The degree of poverty in these economies gradually increases due to increase in its size of population, growing inequality in income, and increasing price level. So they are basically talking about mass poverty. That is number one, mass poverty they are talking about. जहाँ पे ज़्यादातर लोग ही पॉवर्टी लाइन में हैं, अपने बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो बेसिक नेसेसिटीज़ में क्या क्या आते हैं? एक है फूड, दूसरा है शेल्टर, तीसरा है क्लॉथिंग। तो ये जब नेसेसिटीज़ कोई फुलफिल नहीं कर पाते हैं, उनको हम पॉवर्टी लाइन के बिलो ही रखते हैं, बिकॉज ये सभी बहुत ही ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं जो हमें फुलफिल करना ही पड़ता है एज अ बेसिक ह्यूमन। ओके, दोज आर आवर बेसिक नीड्स वी कैन से। देन कम्स कंफर्ट्स एंड लग्जरीज एंड ऑल, तो वो तो हम छोड़ ही देते हैं पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए, उसको तो हम कंसिडर ही नहीं कर सकते हैं। तो ये जो पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, ये कोई टेम्पोररी इकोनॉमिक एडजस्टमेंट से नहीं हुआ है। तो ये जो पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, ये जो गरीब लोग हैं, गरीबता है, ये एक टेम्पोररी इकोनॉमिक मैल एडजस्टमेंट से पैदा नहीं हुआ है। ये मेनली हुआ है ऑर्थोडॉक्स मेथड्स को फॉलो करने के लिए। अभी ऑर्थोडॉक्स मेथड्स क्या है? ऑर्थोडॉक्स मेथड्स का मतलब है जो पुराने दिन से जो भी मेथड्स फॉलो होता आ रहा है उसी मेथड्स में ही चल रहा है। कोई नया मेथड्स, कोई नया टेक्निक्स जो भी इन्वेंट हुआ है, डिस्कवर हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इसीलिए सब कुछ मतलब प्रोडक्शन लेवल इतना कम हो रहा है कि मतलब एग्रीकल्चर में ही अगर हम सोचेंगे तो फूड प्रोडक्शन इतना कम हो रहा है कि सबको इतने जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। तो खाना नहीं मिल पा रहा है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहा है तो मतलब स्टेबल नहीं है, लोग स्टेबल नहीं होते हैं तो काम कैसे करेंगे, काम नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा। तो एक के ऊपर एक बेस्ड है, डिपेंडेंट है। तो ऑर्थोडॉक्स मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन अगर फॉलो होता आ रहा है और जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस है, जो प्रीवियसली जो भी इंस्टीट्यूशंस फॉलो होता आ रहा था, उसी को अगर फॉलो करेंगे तो कभी भी मॉडर्न नहीं हो पाएंगे। तो यही मेन बेसिस है पॉवर्टी का। और जो डिग्री ऑफ पॉवर्टी है इन इकोनॉमीज में वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास कोई काम नहीं है तो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। इनइक्वालिटी है, क्योंकि इनकम ही ठीक से नहीं है तो इनइक्वालिटी तो होगा ही। There is quite a huge inequality in income when we compare it with like gender, race and all types of work. तो बहुत ही unequal income level है।
एंड ऑल्सो देर इज इंक्रीज इन प्राइस लेवल, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है, उतना अच्छा मेथड्स फॉलो नहीं किया जा रहा है प्रोडक्शन के लिए, और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इन सभी चीज़ों को देखेंगे तो प्राइस लेवल इंक्रीज होना बहुत ही आम बात हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फुलफिल करने, अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए प्राइस इंक्रीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन कम है, लोग ज्यादा है, जो खरीदेगा वो ज्यादा पैसे देकर खरीदेगा, जिनके पास पैसे नहीं है उन लोगों को नहीं दिया जाएगा। Do follow the text once again. Nearly 76.8% of the world populations are living in those underdeveloped or developing countries of the world and enjoying only 15.6% of the total GNP. In these countries, majority of the population are living below the poverty line. So अगर हम developed countries के बारे में बात कर रहे हैं या फिर developing countries के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे percentage mention किया जा रहा है on the basis of the world record. Okay, वर्ल्ड में पॉपुलेशन ज्यादातर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ही ज्यादा है और डेवलपिंग कंट्रीज में ही ज्यादा है। डेवलप्ड कंट्रीज में पॉपुलेशन बिल्कुल कंट्रोल में है। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज या फिर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनमें ज्यादातर लोग ही बिलो द पॉवर्टी लाइन में रहते हैं। मूविंग ओवर टू कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। Please do follow the text. Developing or underdeveloped countries of the world are suffering from poor rate of capital formation, as the level of per capita income in these countries is very low, thus their volume and rate of savings are also very poor. This has resulted in lack of capital formation, and which is again responsible for low rate of investment in these countries. Now, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सभी कंट्रीज के बारे में बोला जा रहा है, वर्ल्ड में जो भी हैं वो सभी पुअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, लोगों को उतना प्रॉफिट्स नहीं मिल रहा है, इसीलिए लोग इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही कम कर रहे हैं इन सभी कंट्रीज में। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसमें लोग बहुत ही कम इन्वेस्ट करते हैं, इसी कारण से क्योंकि यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन ही ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए कंट्री भी डेवलप नहीं हो रहा है, जैसे थे वैसे ही रह रहे हैं। नेक्स्ट, डू फॉलो द टेक्स्ट। As for example, the rate of investment in countries like India and Pakistan is lower than even 10%, but on the other hand, the same rate is ranging between 15 to 30% in developed countries like USA, Canada, etc. Thus, this poor rate of capital formation is one of the major obstacles towards the path of development of these underdeveloped countries of the world. So, अभी ये पैराग्राफ में ये बोला जा रहा है कि अगर हम कनाडा, यूएसए को एक तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ अगर हम इंडिया एंड पाकिस्तान को रखेंगे, तो हम ये देख पा रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ही मास पॉवर्टी है, तो इसको हम इंडिया और पाकिस्तान को हम डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर रख सकते हैं। और अगर हम यूएसए या फिर कनाडा को देखेंगे तो ये तो बहुत पहले से ही डेवलप्ड कंट्रीज बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये जो यूएसए और कनाडा है, यहाँ पे बहुत अच्छे से कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, जो कैपिटल अमाउंट है ये बहुत ही जल्दी फॉर्म भी हो रहा है और लोग और भी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। और इंडिया और पाकिस्तान में उतना लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। तो ये जो पुअर रेट है कैपिटल फॉर्मेशन का, ये बहुत ही बड़ा एक मेजर ऑब्स्टैकल है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ दीज काइंड ऑफ अंडरडेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। Next, we are moving over to characteristic number 4, that is heavy population pressure. Now, the underdeveloped countries are also characterized by heavy population pressure. The natural growth rate of population in these countries is very high due to its prevailing high birth rate and falling death rate. Now, this excessive population pressure has been creating the problem of low standard of living and reduction in the average size of holding.
This has also resulted in low rate of capital formation in these countries. The population in these countries is increasing by 2 to 3% per annum, which has created various problems like scarcity of agricultural land, small size of holding, problem of unemployment, food crisis, poverty, and so on. सो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 में, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 में कि पॉपुलेशन प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि जो प्रिवेलिंग बर्थ रेट है वो हाई होता जा रहा है और डेथ रेट जो है वो बिल्कुल फॉल कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, एक इनइक्वालिटी हो रहा है बर्थ रेट में और डेथ रेट में, क्योंकि बर्थ रेट ज्यादा हो रहा है, डेथ रेट कम हो रहा है इन सभी कंट्रीज में। लोग हेल्दी है इसीलिए। और ये जो एक्सेसिव पॉपुलेशन प्रेशर एज अ रिजल्ट जो हो रहा है वो लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो लैंड भी तो चाहिए होगा लोगों को रहने के लिए। उतना ज्यादा लैंड भी तो नहीं है। इतना ज्यादा पॉपुलेशन अगर होगा तो लैंड तो ऐसे ही कम हो जाएगा। अगर सब एक एक लैंड लेंगे और फ्लैट में रहेंगे या फिर अपने जमीन में घर बनाएंगे, तो अगर ऐसे भी अगर होगा तब भी जाके लोग इतने बच जाएंगे कि ऐसे स्लम्स में या फिर कोई नाले के पास भी उनको घर बनाना ही पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है, स्लम फॉर्मेशन हो रहा है। लोग जहां चाहे स्ट्रीट्स में घर बना रहे हैं, फुटपाथ में घर बना रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ये एक लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का निशानी है। एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग जो है उसमें रिडक्शन हो रहा है। तो और भी बहुत सारे एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं इकोनॉमी के ऊपर पॉपुलेशन प्रेशर का, जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड कम पड़ रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर किया जा रहा है ताकि लोग रह सके, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स उठ सके। लेकिन फॉरेस्ट्स को क्लियर किया जा रहा है या एग्रीकल्चर लैंड को क्लियर किया जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, जो खाने का जो प्रोडक्शन हो रहा था वो और भी कम होता जा रहा है। लोग बढ़ रहे हैं, खाने का प्रोडक्शन डाउन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है। और जो है वो है कि और जो प्रॉब्लम हो रहा है पॉपुलेशन प्रेशर के रिजल्ट से, वो है कि स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग हो रहा है। सबके पास बहुत ही कम अमाउंट ऑफ लैंड हो रहा है जिसमें वो लोग ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। इकोनॉमी के लिए कुछ अगर करना है तो उसके लिए ज़्यादा लैंड चाहिए, ज़्यादा जगह चाहिए, लेकिन सबके पास अभी स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग है। तो उसमें क्या मैक्सिमम किया जा सकता है। और जो है वो है कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नौकरी की ज़रूरत है, क्योंकि सबको नौकरी चाहिए, विदाउट विच यू कैन नॉट लिव, राइट। तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी तो है ही नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर इंक्रीजिंग, जो एक और भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद है देखिए फूड क्राइसिस है, पॉवर्टी है। तो पॉवर्टी तो है ही बिकॉज अनएम्प्लॉयड है, कहाँ रहेंगे, झोपड़ी में रह रहे हैं, कहीं ऐसे रास्ते पे रह रहे हैं, तो कहीं पे भी रहना चालू कर दिए हैं लोग, बिकॉज दे डोंट हैव एनी स्पेस टू लिव, दे डोंट हैव अ प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिकॉज उन लोगों के पास वो जगह ही नहीं है कि वो लोग रह पाए ठीक से। फूड क्राइसिस तो है ही बिकॉज फूड प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज ही होता जा रहा है। Let us move over to characteristic number 5, जो है agricultural backwardness. Please do follow the text. The underdeveloped countries are also suffering from agricultural backwardness. Although being the most important sector, agricultural sector in these countries remain totally underdeveloped. But what is more peculiar is that these countries are depending too much on this agricultural sector. तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर में भी उतना ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स नहीं यूज़ किया जा रहा है, और क्योंकि पॉपुलेशन इतना इंक्रीज हो रहा है तो जगह कम पड़ रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो वही सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है जो हम लोग पहले भी पिछले पॉइंट्स में भी हम लोगों ने पढ़ा है।
Please do follow that nearly 60 to 70% of the total population of these countries is depending on agriculture, and about 30 to 40% of the total GNP of these countries is generated from agricultural production. तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि मोस्टली इनकम जो आता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो इनकम आता है, वो मोस्टली 30 टू 40% एग्रीकल्चर से ही आता है. लेकिन अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही घट जाएगा तो ये जो जीएनपी है ये भी घट जाएगा. तो इससे नेशनल इनकम पे भी फर्क पड़ेगा. तो एक के बाद एक प्रॉब्लम राइज हो रहा है. Agricultural productivity in these countries remains still very poor in spite of its great importance. In these underdeveloped countries, agriculturists are still following traditional methods and are applying modernized techniques on a very limited scale. तो एग्रीकल्चर के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए हैं कि जो पहले तो लैंड उतने ज़्यादा नहीं है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ किया जा सके. प्लस जो मॉडर्न टेक्निक्स है वो उतना यूज़ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक्स को खरीदने के लिए या फिर इम्प्लाई करने के लिए उसके लिए भी पैसे चाहिए होता है. लेकिन पैसे तो उतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि लैंड नहीं है एग्रीकल्चर के लिए. तो एक के बाद एक आप देख सकते हैं कि एक चीज़ के ऊपर और एक चीज़ डिपेंडेंट है टोटली. तो एक प्रॉब्लम अगर सॉल्व होता है तो दूसरा प्रॉब्लम राइज हो जाता है. नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. Excessive population pressure and lack of alternative occupations have resulted in huge unemployment and under-unemployment problem in these underdeveloped countries. In the absence of growth of alternative occupations, both in the secondary and tertiary sectors of these countries, this increasing number of population is being thrown on land to eke out their living from agricultural sector. तो अभी अगर आप फॉलो करेंगे तो जो सेकेंडरी सेक्टर हैं, जो माइनिंग है या फिर क्वारिंग है या फिर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो ऑफिसेस हैं, उसमें बहुत सारी चॉइसेस आ गए हैं. तो लोग ज़्यादातर टिकते नहीं हैं एक जॉब में, ज़्यादातर लोग चेंजेस करते रहते हैं. और इससे क्या होता है कि सपोज फॉर स्पैन ऑफ 6 months यू आर वर्किंग समवेयर, उसके बाद 1-2 महीने आप ऐसे ही बैठे रहते हो नौकरी की तलाश में, उसके बाद फिर से आप 6 महीने काम करते हो, उसके बाद फिर से आप किसी और नौकरी के लिए जाते हो जहाँ पे आपको लगता है कि ज्यादा पैसे मिल सकता है. ऐसे ही लोग नौकरी चेंज करते जा रहे हैं और जिनको नौकरी नहीं मिल रहा है वो ऐसे ही बैठे रहते हैं. तो यही प्रॉब्लम हो रहा है अभी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में. प्लीज टू फॉलो द टेक्स्ट वंस अगेन. This sort of increasing dependence on agricultural sector leads to disguised unemployment or under-unemployment in these economies to a large scale. Moreover, problem of educated unemployment in these economies is also increasing gradually day by day due to lack of industrial development. So ये जो dependence है agricultural sector के ऊपर, ये एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को जन्म दे रहे हैं या फिर अंडर अनएम्प्लॉयमेंट को जन्म दे रहे हैं. डिस्गाइज्ड का मतलब है ये दिखता नहीं है उतना, मतलब ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट जो दिखता नहीं है, क्योंकि लोग थोड़े दिन के लिए काम करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में और थोड़े दिन दिखाई नहीं देते हैं. तो ये जो 4 दिन काम करते हैं उसके बाद 4 दिन गायब हो जाते हैं, तो ये है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ये उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है. तो ये जो सभी टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का. Moving over to characteristic number 7, that is unexploited natural resources. Please do follow the text. For maintaining a rapid pace of economic growth in these underdeveloped countries, possession of different types of natural resources is in sufficient quantity and its utilization are very important. But underdeveloped countries are either suffering from scarcity of raw materials or unexploited natural resources of its own. If we look at the endowment position of these countries, that we can see that some of the underdeveloped countries resources like land, water, minerals, forest, etc. in sufficient quantity, but these resources remain largely underutilized or even untapped due to various difficulties faced by these countries. तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुछ सभी कंट्रीज के पास बहुत ही अबंडेंस में, मतलब बहुत ही सफिशिएंट क्वांटिटी में आपको सभी टाइप के रिसोर्सेज मिलेगा. सभी कंट्रीज में ऑलमोस्ट लैंड तो होता ही है, वाटर भी होता है, मिनरल्स भी होता है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी है,
और भी जो जो रिसोर्सेस होता है वो सभी आपको मिलता है, लेकिन यूटिलाइज भी करना पड़ता है। सिर्फ रिजर्व्स रखने से कुछ नहीं होता, रिजर्व्स को आपको यूटिलाइज करना है। तो यूटिलाइज अगर नहीं होता है या फिर हाफ यूटिलाइज होता है, फुलर यूटिलाइजेशन आपको पता ही नहीं है कैसे करना है, अगर ऐसे होता है तो आप तो यूज ही नहीं कर पा रहे हो, फुलर एलोकेशन ही नहीं कर पा रहे हो रिसोर्सेस का। so that will result in unexploited natural resources. Please to follow the text. These difficulties include inaccessibility of the region, shortage of capital, lack of proper attention, primitive technology, transport bottlenecks, and small extent of the market. Thus, by utilizing its natural resources, underdeveloped countries can develop their economies with minimum initiative of their own. So, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, अगर इनको ठीक से यूटिलाइज नहीं किया जाएगा तो एक्सप्लोर भी नहीं किया जाएगा ना। अगर हम लोग हर एक रीजन को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या नहीं है। तो इनएक्सेसिबल होता जाएगा वो रिसोर्सेज, या फिर जो रीजन है वो सभी रीजन इनएक्सेसिबल होता जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट एट ऑल एक्सप्लोरिंग दैट रीजन। इससे क्या होगा, कैपिटल में शॉर्टेज होगा, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन उतना ज्यादा नहीं होगा, शॉर्टेज होगा उसमें, और प्रॉपर अटेंशन भी नहीं मिलेगा इन रीजन्स को अगर ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया जाएगा। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी ही यूज होता जाएगा, क्योंकि प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी पे ही हम लोग बेस करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम तो एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे हैं। जो रिसोर्सेस है उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, हम तो उसको अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हम लोग एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं इन सभी चीज़ों को। हम लोग वैसे ही पुराने दिन का टेक्नोलॉजी यूज करते ही रहेंगे, इसी तरह से हम लोग प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी को ही यूज करते रहेंगे। ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो रीजन को हम एक्सेस नहीं कर रहे हैं वो रीजन से ट्रांसपोर्ट भी नहीं जाएगा, रास्ता भी नहीं बनेगा, तो वो रीजन बिल्कुल ही इनएक्सेसिबल हो जाएगा। और अगर हम लोग देखेंगे ही नहीं कि जो सभी रीजन्स में क्या क्या मिल रहा है, तो मार्केट का एक्सटेंड भी स्मॉल हो जाएगा। मतलब मार्केट कौन से बेसिस पे एक्सटेंड होगा? अगर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ठीक से यूटिलाइज करते हैं, तभी जाके वो अपने खुद के इकोनॉमीज को डेवलप्ड बना सकते हैं। मूविंग ओवर टू कैरेक्टरिस्टिक नंबर 8, दैट इज शॉर्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। Please to follow the text. Underdeveloped countries are facing low level of technology and acute shortage of skilled manpower. Poor technology and lower skills are responsible for inefficient and insufficient production, which leads to poverty of masses. The pace of economic growth in these countries is very slow due to application of poor technologies. But the application of modern sophisticated technology, both in agriculture and industrial sector, is of utmost need in these countries. This requires sufficient amount of capital, technological advancement and training. So यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ठीक से टेक्नोलॉजी भी नहीं आए हैं इन सभी कंट्रीज में जो अंडर डेवलप्ड हैं, जो डेवलपिंग हैं, और सभी लोगों को उतना स्किल्स भी नहीं आते हैं। जो लेटेस्ट रीसेंट स्किल्स हैं एक मॉडर्न इकोनॉमी के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है, वो स्किल्स इन लोगों के पास उतना नहीं है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं है। इसलिए ये सभी चीज रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ इन सभी अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक नंबर 9, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. Lack of infrastructural development is a common feature of underdeveloped country. In respect of transportation, communication, generation and distribution of electricity, credit facilities, social overheads, etc., these countries are very much backward than most of the developed countries. Thus, due to inadequate infrastructural facilities, the pace of economic development in these countries are very slow. सो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बेसिकली क्या होता है? इंडस्ट्रीज होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, फिर जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी का, कहाँ कहाँ पहुँचेगा इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ कहाँ पे है, क्रेडिट फैसिलिटीज़, पैसे कहाँ से लोन में लिया जा सकता है,
सोशल ओवरहेड्स जो भी है ये सभी फैसिलिटीज भी अप टू डेट रखना है। अगर ये सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं है या फिर जो प्रॉपर वे में इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है उसके बारे में अगर कोई नॉलेज नहीं है लोगों को, तो ये कंट्री कभी डेवलप नहीं किया जा सकता। क्योंकि कंट्री को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए ये सभी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ता है। एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, प्रॉपर कम्युनिकेशन नेटवर्क, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट फैसिलिटीज, पैसों की पैसे लोन कहाँ से लेंगे, ये सभी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए या फिर रखना चाहिए। अदरवाइज हाउ कैन अ कंट्री डेवलप, राइट? Moving over to characteristic number 10, that is lack of industrialization. Underdeveloped countries are characterized by lack of industrial development. The pace of industrialization in these countries is very slow due to lack of capital formation, paucity in the supply of machinery and tools, and also due to lack of initiative and enterprise on the part of the people of these countries. In spite of having huge potential for industrial development, these countries could not develop the industrial sector on sound footing. Moreover, whatever industrial development that has been achieved by these countries are very much restricted only to some limited areas. तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगा, उतना ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट भी होगा, लोग काम सीख पाएंगे, जो मॉडर्न वे में काम होता है वो सीख पाएंगे। तो अगर वो सीख पाते हैं तो काम भी अच्छा होगा, डेवलपमेंट भी आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगा, इनकम भी होगा, एंड एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होता है तो वो डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। लेकिन अगर इंडस्ट्री से डेवलपमेंट नहीं ला पा रहे हैं, इंडस्ट्री से बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं, तब कैसे एक अंडर डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड बनेगा? तो lack of proper industrial development is leading to a country being underdeveloped or developing. Next है characteristic number 11, that is lack of proper market. Underdeveloped countries are also suffering from lack of properly developed market. Whatever market these countries have developed, these are suffering from number of limitations like lack of market information, lack of diversification, lack of proper relation or connection between markets, lack of adequate demand, etc. मार्केट में अगर डिमांड ही नहीं होगा तो मार्केट कौन से काम के लिए? लोग मार्केट में खरीदने जाते हैं, उसका किसी चीज का डिमांड रहता है तभी ना मार्केट फ्लरिश का होता है। अगर कोई किसी चीज का डिमांड ही नहीं रखता है या फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं है किसको, तो मार्केट बैठ के भी क्या करेगा? मार्केट होगा भी क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं है। मार्केट में जो बैठते हैं उनका लाइवलीहुड कैसे चलेगा? तो ये जो लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन है, ये जो किस तरह से मार्केट को चालू करना है, किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई काम करते हैं, अगर ये सभी चीज़ों का नॉलेज ही नहीं है तो कैसे एक कंट्री मार्केट एस्टैब्लिश करेगा? Lack of diversification, lack of proper relation or connection between the markets, फिर lack of adequate demand, ये सभी चीज़ें बहुत ही impactful है for any kind of development in any country. तो अगर मार्केट्स के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं रहता है, अगर उतना एडिक्वेट सफिशिएंट डिमांड ही नहीं रहता है किसी चीज़ के लिए या फिर किसी टाइप के मार्केट के लिए, तो मार्केट भी बैठ के क्या करेगा? मार्केट का तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है, मार्केट का तो डिमांड ही नहीं है, तो इसीलिए मार्केट भी नहीं है। तो lack of proper market is basically leading to an underdeveloped or a developing country. Characteristic number 12, mass illiteracy. Underdeveloped countries are mostly characterized by the existence of mass illiteracy. Due to illiteracy, the people in these countries are very much superstitious and conservative, which is again responsible for lack of initiative and enterprise on the part of people of these countries. So यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि mass illiteracy एक बहुत ही important part होता है underdeveloped country का। मास इलिटरेसी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है ऑफ अंडरडेवलप्ड कंट्री, जहाँ पे लोग उतना लिटरेट नहीं होते हैं, उनके दिमाग में बहुत सुपरस्टिशंस होते हैं, बहुत
अनाप शनाप चीज़ों में बिलीव करते हैं, बहुत ही कंजर्वेटिव फॉर्म में हमेशा रहते हैं, उतना ज़्यादा मॉडर्न चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं हैं और मॉडर्नाइजेशन पसंद भी नहीं करते हैं। तो इंडस्ट्रीज भी उतना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि पुराने ख्याल के लोग होते हैं। तो अगर आप एजुकेट ही नहीं हैं, अगर आप एजुकेट भी नहीं कर पा रहे हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को या फिर अपने भाई बहनों को या फिर अपने दोस्तों को, तो ये जो इनलाइटनमेंट है ये कहाँ से आएगा? ये जो मॉडर्न वे में रहना है, ये जो डेवलपमेंट है, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपके दिमाग में कब और क्यों ख्याल में आएगा जब आप इलिटरेट हैं? सिर्फ और सिर्फ लिटरेट लोग ही चाहेंगे कि वो जिस देश में है वो देश तरक्की करे, वो देश आगे बढ़े, वो देश सबके सामने रिप्रेजेंट करे अच्छे कामों के लिए। वो अपने देश को हमेशा आगे देखना चाहते हैं। कोई इलिटरेट आदमी या फिर कोई इलिटरेट औरत कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई मॉडर्न टेक्निक्स आए या फिर मॉडर्नाइजेशन या फिर मॉडर्न वे में कुछ भी हो। Over to characteristic number 13, that is poor socio-economic condition. Underdeveloped countries are also suffering from totally poor socio-economic conditions. The path of economic development in these countries is being obstructed by various socio-economic factors like joint family system, universal marriage, costly social customs, and the law of inheritance. So ये जो पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, जैसे कि जॉइंट फैमिली का सिस्टम या फिर जो भी यूनिवर्सल मैरिज का सिस्टम या फिर जो कॉस्टली सोशल कस्टम्स होते हैं, जो सेलिब्रेशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये सभी चीज़ों में ही पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो पैसों का फुल्ली यूटिलाइज कब हो रहा है? कहीं भी नहीं। तो डेवलप्ड कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है अच्छी चीज़ों में, जो चीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ लाएगा उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लेकिन जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि पैसे ज़्यादा बर्बाद होते हैं शादियों में या फिर कहीं कहीं कुछ फेस्टिवल्स में। लेकिन आप कभी नहीं देखेंगे कि पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा खर्चा हो रहा है या फिर एजुकेशन, हायर एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं ये लोग, ये कभी नहीं देखेंगे। तो ये एक साइन है कि एक पुअर सोशो इकोनॉमिक सोच है, कंडीशन है जो एक कंट्री को अंडर डेवलप्ड बनाते हैं। Moving over to characteristic number 14, that is inefficient administrative setup. Underdeveloped countries are also suffering from its existing inefficient administrative setup. In the absence of efficient and sound administrative setup, these countries are suffering from lack of proper economic organization, lack of investment, lack of appropriate decisions, which are leading to total mismanagement of these economies. So यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जो गवर्नमेंट बॉडी या फिर जो बॉडी यहाँ पे कंट्रोल करते हैं ये सभी चीज़, जो इन्वेस्टमेंट हैं, जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ है या फिर जो भी अदर थिंग्स हैं जो कंट्रोल करते हैं, जो हेड है, वो ही यहाँ पे मिसमैनेज्ड हुआ पड़ा है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ही ठीक ठाक नहीं है, अगर वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं, तो कंट्री कैसे स्टैंड करेगा? अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बैकबोन है एक कंट्री का, अगर बैकबोन ही सीधा नहीं है या फिर बैकबोन ही इनएफिशिएंट है, तो कैसे एक कंट्री सीधा खड़ा होगा या फिर कैसे एक कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ लाएगा या फिर डेवलपमेंट लाएगा? इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी एक निशानी है अंडर डेवलप्ड कंट्री का। तो यही था आज का डिस्कशन रिगार्डिंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स जो शो करते हैं कि कौन से कंट्री डेवलप्ड हैं, कौन से कंट्री अंडर डेवलप्ड हैं या फिर कौन से कंट्री डेवलपिंग हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसे ही नोट्स की ज़रूरत है, ऐसे ही डिस्कशंस चाहिए, तो आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। हम सौरभ सिस क्लासेस में आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही कम पैसे में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल्स, मॉक टेस्ट, क्रैश कोर्स फैसिलिटीज, स्कॉलरशिप फैसिलिटीज, ये सभी का प्रोविजन दिया जा रहा है। डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं,
तो अगर आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोचिंग प्रोवाइड किया जाता है, नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, वर्कशीट्स प्रोवाइड किया जाता है, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है आपके डोर स्टेप तक। तो अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, एनरोल करना है हमारे क्लासेस में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट लिंक सभी दिया गया है। डू कॉल अस, डू एनरोल योरसेल्फ एंड टेक ऑल द बेनिफिट्स। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर से मीट करेंगे कुछ और डिस्कशन के साथ इन आवर नेक्स्ट क्लासेस।